बंसल जी जिस दिन से आए थे उन्होंने आते ही पहले दिन ही हमारी बैठक ली थी। किस स्तर पे क्या काम करना है, हर कार्यकर्ता के लिए वो काम को बांट दिया गया था। बीएलओ के साथ घूम घूम के हर घर पे देखना बीएलओ सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। हर बार देखते हैं तृणमूल वाले सबसे पहले काउंटिंग वाले हॉल में पहुंच जाया करते थे। इस बार इत्तेफाक से हम सबसे पहले पहुंच गए और पहली टेबल हमने दखल कर ली। टेबिल पकड़ के टेबिल छेड़ना मत, बस यही निर्देश था। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। लल्लन टॉप इस समय पश्चिम बंगाल में है। मैं इस समय टालीगंज में खड़ा हूँ और यहाँ मेरे साथ जो लोग खड़े हैं ये वो लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता कहा जाता है जिसने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे हमारे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों या वोटर हों इस तरह की बातें करते दिखते हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट क्यों दिया या उन्होंने ममता बनर्जी को कुर्सी से क्यों हटाया। उनके आरोप आप सुनते होंगे कि टीएमसी ये करती थी या बीजेपी ये करके दिखाएगी, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन वादों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीते जाते हैं हर घर से एक आदमी को ले जाकर बूथ पर बटन दबवाकर और उस वोट की गिनती सही अपने प्रत्याशी के खाते में डलवा कर ही चुनाव जीते जाते हैं। बहुत सारा काम होता है जो इस नैरेटिव के पीछे होता है, इस पूरे आरोपों के और नारों के पीछे होता है काम, जो चेहरे दिखाई नहीं देते हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस चुनाव को कैसे हैंडल किया, कैसे काम, उनकी जिम्मेदारियां क्या थी, उनकी दिनचर्या क्या थी, लोगों को कैसे चुनाव केंद्रों तक ले जाया गया, उनको कैसे मनाया गया कि वो बीजेपी का के सामने वाला ईवीएम का बटन दबाएं, और फिर काउंटिंग के समय भी क्या क्या हुआ। मेरा नाम सिद्धांत है, जैसे आपने पहले ही बता दिया आप लोगों को। और ये बातचीत हम लोग थोड़ा जैसे मुझे मान के चलिए और मेरे दर्शकों को मान के चलिए कि उनको भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग के बारे में और क्या कहते हैं बूथ वो और वोट सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम की वर्किंग के बारे में बहुत कम जानकारी है। अब जैसे आप कुछ भी बताइए तो समझा दीजिए मुझे, कि अगर समझा सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहला काम कि आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने सुनील बंसल जी के बारे में सुना कि उन्होंने पिछले साल से अक्टूबर से पिछले साल से ही यहाँ पे घूमना टहलना चालू कर दिया था, कैंप करना शुरू कर दिया था कि साहब अब चुनाव की तैयारी है और चुनाव हम लोग लड़के और जीत के दिखाएंगे। मेरी जानकारी अगर सही है तो सितंबर के महीने से ही सुनील बंसल जी यहाँ पे आके रहने लगे थे। आप लोगों को कब जिम्मेदारियां मिली? कौन बोलेगा पहले? जी भी। बंसल जी जिस दिन से आए थे उन्होंने आते ही पहले दिन ही हमारी बैठक ली थी। उन्होंने किस स्तर पे क्या काम करना है, हर कार्यकर्ता के लिए वो काम को बांट दिया गया था, क्योंकि वो इस चीज़ में पूरे माहिर हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माइक्रो लेवल जो संगठन का काम किया था, उस चीज़ को पूरा पश्चिम बंगाल में उतारा है। और पश्चिम बंगाल के अंदर में हर स्तर के जो नेता से लेके, कार्यकर्ता से लेके, पन्ना प्रमुख से लेके, शक्ति केंद्र से लेके, हर जगह हर चीज़ की जिम्मेदारियां बांट दी गई। तो उसी हिसाब से हमने काम किया है। जैसे मैं शक्ति केंद्र लीडर, वो क्या होता है? शक्ति केंद्र लीडर ये वो हमारा एक शक्ति केंद्र होता है जिसके नीचे कम से कम 4 बूथ, मैक्सिमम 6 बूथ होते हैं। एक शक्ति केंद्र के नीचे 6 से 4 बूथ होते हैं। 6 बूथ होते हैं, वो शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी होती है। उसके नीचे सारे शक्ति केंद्र के नीचे जो बूथ के प्रमुख होते हैं, बूथ के प्रेसिडेंट होते हैं, उसके नीचे उनकी बूथ की कमेटी होती है, चाहे पन्ना प्रमुख हो, सेक्रेटरी हो, मन की बात माने अलग अलग तरह के कैटेगरी हैं उनके। 11 बंदों की एक टीम होती है एक शक्ति केंद्र में, एक बूथ प्रेसिडेंट के नीचे। शक्ति केंद्र के अंदर शक्ति केंद्र नीचे 4 से 6 बूथ प्रेसिडेंट हो गए। बूथ प्रेसिडेंट, उसके नीचे 11 की टीम होती है। ठीक है। बंगाल में इतना मजबूत संगठन हमारा नहीं था, लेकिन कम से कम 4 से 5 बंदों की टीम हमारी लगभग कम ज्यादा थी। तो उन बंदों ने हर घर पे जाके संपर्क किया है। कब से शुरू हुआ ये काम? पहले शुरुआत हुई हमारी एसआईआर के टाइम में BLO 2 अपॉइंट करने से लेके BLA 1 और BLA 2। BLA 1 and BLA 2 अपॉइंटमेंट, बूथ लेवल एजेंट, वो अपॉइंट करने थे। मतलब इसी साल फरवरी मार्च के आसपास। शुरू होने से पहले की बात है ये। एसआईआर शुरू होने से पहले सबको वोटर लिस्ट को समझना, पढ़ना, अपने वोटरों को जानने का काम दिया गया कि पहले समझो कौन कौन वहाँ रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, कौन मृत है, ये सारा डेटा कलेक्ट करना। उसके बाद जैसे ही BLO, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही BLO अपॉइंट करके एसआईआर स्टार्ट किया, तो BLO के साथ घूम घूम के हर घर पे देखना BLO सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है।
क्योंकि बीएलओ जो है राज्य का कर्मचारी भी राज्य है। का कर्मचारी भी है। तो हर बीएलओ के साथ हमारा कार्यकर्ता गया है, बीएलओ क्या कर रहा है सारा दिन का डेटा नोट किया गया है, जहाँ उसने गलती की उसको वहाँ टोका गया है, जिस वोटर को उसने नहीं काटा उस मन जो यहाँ से शिफ्ट हो गया उस ऐसे कई वोटर को रखने की कोशिश की गई थी, उसको हमने नॉकिंग कर करके उसको कटवाया। जो वोटर वहाँ नहीं रहना चाहिए उसको वहाँ से निकलवाया। कई जगह डुप्लीकेट वोटर, एक वोटर यहाँ मान लीजिए टालीगंज विधानसभा में है, उसी का वोट बराईपुर में भी बना हुआ है। तो ऐसे वोटरों को मार्किंग कर करके बीएलओ के साथ प्रेशर में रख के उसको काम करवाया। और जहाँ बीएलओ ने बात नहीं सुनी, हमने अपने उच्च नेतृत्व को बोला और वहाँ से हमने पूरा डेटा जमा दिया, तो उसके बाद वो नाम कटे हैं। इस तरह से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण का काम सबसे पहले हुआ। उसके बाद जब शुद्धिकरण का काम हो गया, मैं आता हूँ आगे आगे, मतलब एसआईआर की प्रक्रिया संबंध हो गई, लेकिन अभी मैं आगे बढ़ने से पहले समझ लूँ आप लोग करते क्या क्या हैं। जैसे मतलब आप लोग पार्टी की क्या जिम्मेदारी, आपने जैसे कहा कि आप शक्ति केंद्र संभालते हैं, आप दीदी थोड़ा कर्मचारी हो, डोर टू डोर काम करता हूँ। डोर टू डोर में जाती हैं, आप भैया? मैं शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ, वो जैसे लीडर है मैं प्रमुख हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब मेरा ऊपर ये है। अच्छा, ठीक है, तो इस हिसाब से आप वो शक्ति केंद्र लीडर हैं और आप शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। राइट। अच्छा, और आप भैया? मैं BLA 1 था, एक बूथ लेवल एजेंट। बूथ लेवल एजेंट, हाँ। और आई वाज सिटिंग इन द पोलिंग एजेंट। यानी जब एसआईआर हो रहा था तो बीएलओ के साथ आप भी जा रहे थे? आप जा रहे थे, बिल्कुल। हम भी जा रहे थे, आप भी जा हम रहे भी जा रहे थे, दादा भी जा रहे थे, सभी हम मिल थे, सब लोग जा रहे थे। सारी टीम मिला के एक जाएगा। आप क्या करते थे भैया? मैं शक्ति केंद्र का 5 का है लीडर हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैं BLA 2 का भी काम किया है। अच्छा, आप भी जाते थे हाँ, एसआईआर के समय? आप भैया? मैं भी BLA 2 में काम किया और क्या और जिम्मेदारी थी? बूथ प्रेसिडेंट था, बूथ प्रेसिडेंट भी थे, बूथ काउंटिंग एजेंट भी थे? काउंटिंग एजेंट भी था। आपके पास रात तो आएंगे, रात काउंटिंग की तो बहुत कहानियां सुनी बहुत हैं। कहानी है, मतलब बहुत है सब। मेरा पास में तो एक हरा था, हाँ। बैठा था दोनों एक आप साथ। लोग भैया? हाँ, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट है टालीगंज मंडल का, अच्छा, और शक्ति केंद्र प्रमुख भी है, शक्ति केंद्र भी लीडर भी है, सॉरी। तो हम लोग कई सभी शक्ति केंद्र होंगे ना? शक्ति केंद्रों के वो जो बोला है ना दादाजी, 5-6 ये लेके शक्ति केंद्र लेके शक्ति केंद्र लीडर होता है। अच्छा, हाँ, तो उसका क्या क्या काम करता है वो देखने पड़ता है हमको, उनको एडवाइस करने पड़ता है, जो ऐसा ऐसा तुम्हारा काम करो, ऐसा ऐसा चलो। डोर टू डोर जाने पड़ता है, उन कहा ये मकान में कितना आदमी है, कितना आदमी जनाना है, कितना बड़े जेंट्स है, वो भी हमको देखने पड़ता गिनती करनी रखनी पड़ती है, नाम पता सब है, एंड नोट सब करना नाम पड़ता होता पड़ता है। है। आप भैया क्या करते हैं? पार्टी मेंबर ऐसे ही काम करते हैं। स्वेच्छा से काम करते हैं। और आप सर? आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हाई कोर्ट कलकत्ता। कोई गलत काम होता है, कोई किसी को मारता है, कोई किसी को डिस्प्यूट अराइज करता है, किसी को बेल लेता है, लीगल मैटर्स लीगल मैटर्स देखता है। अच्छा, मतलब आप लोग अलग अलग, सब लोग अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाओं में पार्टी के साथ लगे हुए हैं। एसआईआर का काम जब हुआ तो उसमें तो पूरे देश भर में हल्ला हुआ था कि इतना बवाल हो रहा है, खबरें चली, ममता सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और अभी भी मैटर चल ही रहा है। एसआईआर का काम जैसे आपने बताया अभी, तो एसआईआर के काम में एक पार्टी का तो आप हैं, ठीक है, आपकी विरोधी पार्टी का भी तो लोग लगा होगा ना एसआईआर में, तो वो लोग क्या करते थे उस समय? वो लोग भी सेम करते थे, सेम ही काम करते थे। जैसे हम मान लीजिए कि एक डोर टू डोर BLO के साथ जाते तो एक तृणमूल के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते थे। अच्छा, वो ऐसा ही होता था काम। वोट को आप कटवाना चाहते होंगे, हो सकता है वो बचाना चाहते होंगे। राइट, एकदम। कई बार ऐसा भी हुआ है जब बीएलओ काम करने निकल रहा है तो बीएलओ को इंस्ट्रक्शन है कि सभी पार्टियों को, इलेक्शन कमीशन से ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, हर BLA 2 को आप इन्फॉर्म करोगे कि मैं 10 बजे निकलने वाला हूँ बूथ के इस एरिया के अंदर में। तो कई बार ऐसा होता था जो उनका BLO होने के कारण वो निकल जा रहा है, हमको 2 घंटे बाद पता चल रहा है कि वो निकल रहा है, और हमको वोटर ही सूचना दे रहे हैं कि आप BLO निकला हुआ है, आप कहाँ हैं। तो वोटर इतने अलर्ट हो चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन हुआ वो बीजेपी और टीम से नहीं हुआ, ममता बनर्जी वर्सेस जनगण, माने यहाँ की जनता पूरी त्राही त्राही हो चुकी थी। उन्होंने पूरी तरह से मन बना रखा था कि किसी भी हालत में इस सरकार को नहीं लाना है। तो विकल्प क्या है? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि और हाँ और किसी का कुछ है नहीं, क्योंकि सबको मौका देके यहाँ की वोटर देख चुके हैं। तो उन्होंने पूरा मन बना के भाजपा का समर्थन भी किया, और हमारा संगठन जहाँ तक था हमने हर वोटर के पास पहुँच के सारी सूचनाएं सटीक समय पर पहुँचाने की पूरी कोशिश की। जैसे मान लीजिए एसआईआर हो गया,
लिस्ट आ गई, ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, फिर फाइनल लिस्ट भी आ गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, एसआईआर आने के बाद तो भाई अब तो एकदम आप इलेक्शन वाले मोड में चले गए ना। आप लोग को कब पता चला कि यार कुछ दिन में अनाउंसमेंट होने वाला है और अब आप लोग ग्राउंड पे उतर जाओ? कब पता चला आप लोगों को ये? SIR कंप्लीट होने का बाद जब हमारा पास रिपोर्ट आता है जे उस दिन हमारा इधर वोट चालू होगा, उसके एक महीना अगर एक महीने पहले ही हम एकदम प्रिपेयर हो जाता है हम लोग के लिए। तो प्रिपेयर होकर क्या क्या करने पड़ेगा वो हमको गाइडलाइन देने पड़ते। गाइडलाइन दी जाती है? हाँ गाइडलाइन, वही क्या गाइडलाइन क्या होता है उसमें सर? उसमें होता है तुम लोग जाएगा उधर जाएगा डोर टू डोर, अब फिर ये जाओ तुम इतना घर जाओ, इतना घर का जाके तुम इतना आदमी को समझाओ जे वोट में कैसे कैसे तो आप लोग ये करेगा, क्यों करेगा, यही सब चीज़ को गाइडलाइन हमको रात रात जाग के फ्लैग लगाना पड़ता था, पोस्टरिंग करना पड़ता था। वो समय इतना आदमी लोग को मिलता नहीं है फ्लैग लगाने के लिए, इतना डर का माहौल था यहाँ पर। अगर देखे ना तो हम लोग रात रात जाके फ्लैग लगाता था। कोई भी थ्रेट भी खाया हम लोग, बहुत थ्रेट खाया। जैसे किस तरह का? जैसे किस तरह का मतलब अगर तृणमूल अगर आ जाता तो लोग को प्लान था मेरा घर जला देगा, अगर तृणमूल आएगा तो मेरा घर जला देगा। फिर भी वो लोग ने मेरा लड़की को मारा है। अभी भी मेरा सरकार आया है, 4 तारीख को मेरा लड़की को मारा है। आपकी लड़की को? लड़की को मारा है। क्यों मारा है? वो बोला है जय श्री राम, इसलिए बच्चे ने बोला है बच्चा। जय श्री राम, इसी वजह से बोला जो तृणमूल दोबारा आएगा पावर में तब उसको पिटाई करेंगे, बस यही उसको। ऐसा माहौल था, बहुत डर का माहौल था, लेकिन फिर भी हम लोग डट से खड़ा रहा। लेकिन इसका मान लीजिए कि तृणमूल के लिए जय श्री राम जैसे एक गाली है, ठीक है। वो मतलब जब भी कोई जय श्री राम सुनती थी उनके सुप्रीमो से लेकर सब कोई, तो वो लोग को लगता था कि ये तो मतलब भाजपा के आदमी है, तो मारो इन लोगों को, गाली दो इन लोगों को, थ्रेट दो इन लोगों को, ऐसा ही होता था। क्या बोलता है, बांग्लादेश क्या भाषा बोलता है, जय बांग्ला। जय बांग्ला किसका भाषा है? तो बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश का है। इसमें जय बांग्ला बोलेगा तो जय पश्चिम बांग्ला बोलो, तो जय बांग्ला क्या है? हवे वो भी बांग्लादेश का है। हाँ, तो यही चीज सारे उधार करके वो खाली यहाँ पे बोलता था। तो जैसे ये सब नारे लग रहे थे एक तरफ, हाँ टीएमसी सरकार वो तो पावर में भी थे टीएमसी, ठीक है अब नहीं है, तो ये सब नारे लग रहे थे, तो आप लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा ना आप लोगों के पास कि यार जो हो रहा है उसके खिलाफ या उसके लिए लोगों के मन में एक माइंडसेट बिठाना, लोगों के मन में विचार डालना कि यार ये हो रहा है, ये सही नहीं है। तो पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन मिली थी कि यार इस तरह से काम? गाइडलाइन में क्या क्या लिखा था, कोई बताए हमको? कौन बताएगा? जो एक दिन में जो तोड़फोड़ हुआ वो सब आदमी लोग को तो कर दिया। अभी से सब स्टेट इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, किसी का गाय में हाथ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। नहीं ये इलेक्शन के बाद नहीं बोल रहा हूँ मैं, पहले की गाइडलाइन पूछ रहा हूँ। जब टीएमसी का पावर में थी और आप लोग एसआईआर हो चुका था, चुनाव सर पे था, तो आप लोग लोगों को कैसे मना रहे थे कि भाई बीजेपी से जुड़ो? हाँ, हर घर विजन में जाके लोग को बोलता था यही सब जो हो रहा है, दीदी का जो बात बोल रहा है, जो एक तो कम्युनिटी अगर जाग जाएगा तो हम लोग को हिंदू को क्या होगा, ऐसा बोला तो ऐसा समझ रहा था। ये देखो आपकी पीढ़ी से आ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएगा। एक बार तो बांग्लादेश से हमारा माता पिता सब चला। एक दिन में कितने घर जाना पड़ता था आप लोग को? जितना 150-200 में जितना कवर कर टीम तो सकते बहुत है हैं ना। कहना बहुत, तो टीम एक साथ बहुत टीम मिलके काम किया, समझ गया, टीम बहुत है। सब टीम मिलके एक साथ निकलता था। उठना चढ़ना उठाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अलग-अलग घर में गए। सुबह 1 घंटा, शाम को 2-3 घंटा, जितना हो सकता है उतना, कहना सब सारे टाइम तो अवेलेबल होता नहीं रूम में। और आप लोग का भी अपना अपना काम है ना, जैसे आप लोग का किसी का बिजनेस है, सर जैसे एडवोकेट है तो नौकरी है किसी की, तो हमारा इधर में 95 में 8 वार्ड है ना, 8 वार्ड है, तो 8 टीम निकालता था हम लोग, 8 टीम निकालता था, एक करके एक वार्ड निकालता था, ऐसे काम करता था। सकाल में हाफ किया, शाम को हाफ किया, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके कवर किया है सारे ऐसा का। जैसे फिर डोर टू डोर हैंडबिल भी दिया, क्या क्या उनका करना है, क्या नहीं करना है, कैसे, बस यही चल रहा था। पवन जी आप बता रहे थे कुछ कि फिर जब डोर टू डोर जब शुरू किया आप लोगों ने, और फिर उस समय टीएमसी के बारे में क्या बताया, बीजेपी के बारे में आप लोगों ने क्या बताया, वो बताइए ना फिर से। टीएमसी के बारे में तो देखिए, दीदी हर स्टेज से जिस तरह बोल रही थी, एक संप्रदाय विशेष को लेके अगर वो उनको अगर छूट दे दें तो
10 से 20 सेकंड के अंदर वो संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को ख़त्म कर देंगे। दीदी ये जो वार्ता दे रही थी, ये वार्ता लोगों तक पहुंचाई, क्योंकि 71 और 46 में जो जिस कारण से बांग्लादेश से सारे हिंदू इधर आए थे, वो क्यों आए थे, वो कारण हमने लोगों को याद दिलाया। और बताया दीदी, उस बारे में। हाँ, दीदी फिर से कलकत्ता किलिंग करवाने की तैयारी कर रही है। इस चीज़ को लोगों को अवगत करवाया कि अगर 26 में सरकार लौटी तो जो आपने 1946 में देखा था, जो कलकत्ता वाला दंगा हुआ था, सोहरावर्दी ने जो करवाया था। सरवर्दी ने जो करवाया था, तो अभी पश्चिम बंगाल के अंदर गोपाल पाठा नहीं है। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बंगालियों की जो परिस्थिति कर दी गई है पिछले 50 साल से, 34 साल और 15 साल के अंदर में, तो पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति को डरा के धमका के रखा गया है। और इस डर और धमकाने के माहौल से अगर बाहर कोई अगर आपको निकाल सकता है तो वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इसका उदाहरण सबसे अच्छा है उत्तर प्रदेश। जब हमारी 17 में सरकार आई, उससे पहले अखिलेश यादव की जब वहाँ सरकार थी, माफिया राज चलता था, तो उत्तर प्रदेश में भी भयंकर भय का माहौल था। उस भय के माहौल से बाहर निकाला योगी जी ने। योगी जी किस पार्टी के सीएम हैं? भारतीय जनता पार्टी के। एक महिला मुख्यमंत्री होकर बोलती है कि शाम को 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। तो आपने ये सारे तो बयान, ये सारी चीजें चीजें लोगों को बताया। अच्छा, लेकिन एक बार में तो लोग देखिए, मैं इतना तो समझता हूँ, एक बार में लोग कन्विंस नहीं होते होंगे ना। हाँ, 3-4 बार गए, 3-4 बार, हर एक बार में लोग तो नहीं मानता होगा। 3-4 बार गए हम लोग, 3-4 बार गए। अच्छा, जाके बोला लड़की लोगों का बोला, जो ऐसा करिए, ऐसा बात 8 बजे से बोला नहीं निकला है घर से, क्यों? हम लोग कैसे चलेगा पेट हम लोगों का, लड़की लोग का? और इतना बड़ा काम किया, देखिए आरजी कर दीदी अभी क्या कर रहा है, 4 घंटा ईवीएम मशीन पहरा देने से बच जाता है, लेकिन आरजी कर में इतना बड़ा हुआ घटना हुआ, दीदी उधर नहीं गया। नहीं, ये चीजें बताई उनको लोग। हाँ, सब कुछ बताया हम लोग। जो दीदी कर रहा है, एक कुछ अच्छा नहीं किया। यानी एक बार में लोग नहीं माने हैं ना। एक घर एक फ्लैट 3-4 दफे जाने पड़ता है, जाके उनको समझाने 3 इलेक्शन तो हो गया। दिस इज 3rd इलेक्शन। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड नाउ वी आर सक्सेसफुल। 3 इलेक्शन के बाद। हाँ, ऐसा है कि कन्विंस्ड कोई तो हाँ तो बोलेगा नहीं। एक बार में कोई बोलेगा भी नहीं। हाँ, एक बार 2 बार 3 बार कभी हाँ नहीं बोलेगा। ओनली थिंग टीएमसी के गुंडों से डरेंगे वो। you have to find out their body language, whether ये इस बीजेपी फेवर में है या इसके फेवर। कैसे पता चलता है बीजेपी? वो देखने से पता चल जाता है। they are this is an urban area, absolutely urban area, almost 100% educated। और जो है सीनियर पीपल, नॉट मेनी यंग पीपल, यहाँ थ्रेट लगा के एक भी देखिएगा आपका बीजेपी का फ्लैग नहीं है, लगाने दिया ही नहीं, जो भी दिया है वो रख के फेंक दिया। तो ये हमारा अगेंस्ट में था। अब another thing is this, here most of the people, this whole area is basically ex-East Bengal. East Bengal से a bulk has come to here। अच्छा, रिफ्यूजीज का एरिया है जो बांग्लादेश से रिफ्यूज लेकर आए थे जब ईस्ट बंगाल हुआ करता था वो। लोकल कोई है नहीं यहाँ, गोल्फ ग्रीन में कोई लोकल नहीं है, सब बाहर से ही है। या तो ईस्ट बंगाल से आए हैं या तो और जगह से आए हैं, बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट हाउसिंग टाइप थिंग। तो फीलिंग था दे वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हाट दे हैव अंडरस्टूड दैट तृणमूल हैज एक्सीडेड द लिमिट क्रॉस कर दिया है। आप जा नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपका पुलिस इज नॉट इन योर फेवर, तो क्या करेगा? हम लोग खाली एक ही कहा था, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी यू हैव टू गिव इट टू बीजेपी। आप लोगों ने ये लोगों को बताया कि आखिरी मौका है। एकदम हम बताए थे, लाइक यहाँ पर भी जैसे बहुत सारा दुर्नीति हुआ था, जैसे हमारा काउंसिलर है, बहुत सारा मतलब एसोसिएशन से बहुत सारा पैसा लेकर, वो लोन लेकर, मतलब हम लोगों का अपार्टमेंट का ही सब कुछ, ठीक है। तो ये सब चलता रहता था। ये मतलब एग्जाम्पल था हमारे लिए शो करने के लिए, देखिए गोल्डविन में भी ऐसा होता है। तो इस हिसाब से हम जाते थे, बार बार जाते थे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार ही हो सके हम विजिट करते थे, बात करते थे उनसे। यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, सब लड़के लड़की बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और उनका जो सीनियर सिटीजन माता पिता है वो लोग यहाँ पर रहते हैं।
जैसे मान लीजिए ये तो टॉलीगंज की बात हो गई, इस इलाके की बात हो गई, लेकिन कुछ इलाके तो ऐसे भी होंगे ना जहाँ पे मुस्लिम समुदाय की बसाहटें ज्यादा होंगी, ठीक है, वहां पे आप लोग का काम कैसे चलता होगा? मतलब आप लोग हो सकता है इस वार्ड के एक्टिव हो, लेकिन दूसरे वार्ड के लोगों से जब बातचीत होती होगी तो वहां पे कैसे आप लोग का काम चलता था? क्योंकि मैं इसलिए सवाल बोलूँ, मुसलमानों को तो टीएमसी का परंपरागत वोटर माना जाता है ना, कि भाई टीएमसी को ही वोट करता आया है आपके राज्य में, तो मुसलमानों वाले कंसोलिडेशन में आप लोगों ने कैसे काम किया, आपकी पार्टी के लोगों ने, कोई आइडिया? हाँ सर। मैं गया था एक आध जगह, तो वहाँ मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए जितना किया है उससे ज़्यादा मुसलमानों के लिए किया है। फर्स्ट थिंग इज़ दिस, ट्रिपल तलाक बंद किया। इससे ये हुआ कि हर महिला कभी ये ना सोचे कि कल हमको लात मार के निकाल दे। तो दिस इज़ बेसिकली अ थिंग they have to understand. And not only that, they almost hold more than 50% of the Muslim समुदाय। तो ये जरूरी था उनको समझाने के लिए। काम हुआ कि नहीं पता नहीं, पर ये उनके दिमाग में डालना जरूरी था। ये आप लोगों ने बताया? बिल्कुल मैंने बताया, एज अ पर्सनल लेवल मैंने बताया, पार्टी ने मुझको क्या रिस्पॉन्स होता था उनका? सुना, हमको पिटाई नहीं किया, यही बात है। वो इतना ही इफेक्ट है। हाँ, गनीमत है। हमने ये भी कहा कि अगर आप बीजेपी को नहीं वोट देते हो, ये नमक हरामी है। मैंने ये भी कहा कि नमक हरामी है, कि उसके आपके लिए इतना किया, आपने क्या किया? आपको बचाया, आपके बच्चियों को बचाया, आपने क्या किया? आप तो उसी को दे रहे हो, जल्लाद के पास भेज रहे हो। तो ये आप समझो और करो, जो भी करना है करो, क्योंकि हम तो आपको हाथ पकड़ के तो दबा नहीं सकते, वो आपको ही करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कन्विंस हुआ, शायद, अब पता नहीं, अगले बार और ज़्यादा होंगे। और इसके बाद जब मान लीजिए प्रचार का समय बीत गया, फिर आया वोटिंग का समय ना, कि अब बूथ तक जाना है लोगों को, क्योंकि एक समय तो ये है, मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त यार, मेरे रिश्तेदार भी कलकत्ता के आसपास इलाकों में रहते हैं, तो वो बताते हैं कि पहले के इलाकों में जहाँ जहाँ परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर हुआ करता था, तो टीएमसी के लोग उस सोसाइटी का गेट वेट बंद कर देते थे, वहाँ बाहर बैठ जाते थे कि लोग बाहर ना निकल पाए। नहीं, पहले होता था, ठीक है, यहाँ नहीं होता था, और कहीं कहानियां मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता, तो हो सकता है यहाँ नहीं होता हो। हाँ, यहाँ नहीं हुआ है, पर ये बात है कि मैटर नहीं करता था, क्योंकि जिसको जाना है। इस बार जैसा हुआ हमारे मेरे बूथ में, इट वाज अबाउट 80% पोल, और बाकी जो नहीं थे, बेसिकली दे समबडी वेंट फॉर बेंगलोर, समबडी थिंग, पर जो भी एबल बॉडीज, एवरीबॉडी हैड कम। नहीं, और ये तो मैं समझ गया, मैं ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जब लेफ्ट थी तो टीएमसी को वोट देने में यहाँ के वोटरों को डर लगता था, उस समय भी एक गुंडाई होती थी ना, और फिर लेफ्ट टीएमसी आई तो फिर बीजेपी को वोट देने में डर लगने लगा। तो वोटरों को कैसे कन्विंस किया कि बूथ तक जाना है और वोट देकर आना है? कैसे? पहले राउंड में हो गया है। जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, जिसके अंदर एक भी गोली नहीं चली, ना बम चले, ना ही कोई लाश पड़ी, तो लोगों को विश्वास हो गया कि इलेक्शन के अंदर में कम से कम इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, खून खराबा नहीं होगा, सेंट्रल फोर्स बैठी हुई है, और ईसीआई के यहाँ बहुत लोगों में बहुत, और इसका एक मज़ेदार रिजल्ट हुआ। मैं इस विधानसभा की बात करूं, यहाँ पे मैंने जब लास्ट इलेक्शन होने के बाद देखा, कई बूथों के अंदर में 97-98% वोट गिर गए, और मैं जिस बूथ के अंदर में था, उस बूथ के अंदर में पिछले लगभग 4 इलेक्शनों में मैंने जिन लोगों को कभी वोट डालते हुए नहीं देखा, वो कोई न्यू जर्सी से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई कहीं और से आया है, आके वोट दे के गया है बाकायदा। जो आदमी वोट देने ही नहीं आता था, वो खुद आके वोट दे के गया है। जैसे वोट खत्म होने वाला, उससे बाहर में लाइन में खड़ा हो गया बंदा, तो मजबूरी में उनको टाइम जो था उसको बढ़ा के 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा वोट लेना पड़ा है। जो लोग वोट नहीं देते थे वो वोट लेने आ गए। ये जो चीज़ हुआ है, ये फर्स्ट फेज के कारण। वोटिंग पोलिंग के दिन कैसा था सिस्टम? पोलिंग है ये अच्छा था, सेंट्रल फोर्स की वजह से वो अच्छा था, पीस ऑफ साइलेंट, बस सब कलकत्ता में कभी 93% वोटिंग नहीं हुआ, पोलिंग नहीं हुआ। पहले से वो 70-68 ऐसे होता था, मतलब वोट डट्स के बाद घर से कोई निकलता नहीं। विरोधी पार्टी वाला भी पोलिंग एजेंट तो होगा ही वहाँ? होगा, सब में हुआ, लेकिन अब इस साल हुआ 93%। नहीं, जैसे आप एक पोलिंग एजेंट आप हो गए एक बूथ पे, दूसरा पोलिंग एजेंट टीएमसी वाला हो गया, कांग्रेस वाला है, सीपीएम वाला है, सीपीएम वाला, वो मुख्य विरोधी पार्टी तो टीएमसी होगी ना यहाँ पे। होगी। तो
कैसे मैनेज हुआ, मतलब वहां पे टसल की या वहां पे संघर्ष की स्थिति तो नहीं इस बनी? साल कुछ नहीं हुआ, उस साल कुछ नहीं हुआ, एकदम सिंपल से वोट हुआ, कोई चोरी नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुआ, कोई थेथमरी नहीं हुआ, ड्यू टू आर्मी के लिए, सेंट्रल फोर्स के लिए ऐसा हुआ, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो क्या क्या होता था फिर? सब होता, आदमी लोग को पहले से अटका देखा जाता था, फिर देता था, वोट देगा तो घर में बम मारूंगा, लड़की को उठा लेके जाऊंगा, ऐसा ऐसा करता था, ऐसे ही माहौल था। सिर्फ हम लोग को इधर का जो निर्वाचन कमीशन जो किया है उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसा निर्वाचन हम लोग देखा भी नहीं। चलिए, बारिश होने वाली है, मैं जल्दी से बात रैप करता हूँ। हाँ, आखिरी सवाल, हाँ एकदम तेज हवा चलने लगी अचानक से। एक छोटा सवाल है कि काउंटिंग का दिन बताइए, काउंटिंग का दिन कैसा था? काउंटिंग का दिन बताइए आप लोग। काउंटिंग का बहुत मजेदार किस्सा है। काउंटिंग के लिए हर बार देखते हैं तृणमूल वाले सबसे पहले काउंटिंग वाले हॉल में पहुंच जाया करते थे। इस बार इत्तेफाक से हम सबसे पहले पहुंच गए और पहली टेबल हमने दखल कर ली। अब पूरी की पूरी टेबल पे हमारी हर काउंटिंग एजेंट बैठा हुआ है। भोर में कितने बजे? हम लोग पहुंच गए थे लगभग 5:30-6 बजे के आसपास, 5:30 के आसपास, 5:30 बजे पहुंच गए थे। तो जैसे हम वो आए हैं लगभग 6-6:15 के आसपास, वो आके देख रहे हैं पहली सीट पे तो सारे के सारे भाजपा ही बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे उन लोगों ने झमेला करना धीरे धीरे शुरू किया, उसकाना, जो लोगों को अलग अलग तरह की बातें बोलना। तो पहला राउंड शुरू होते होते उन लोगों ने मारपीट पे उतार हो गए, महिलाओं को पकड़ के दीवार में धक्का मार दिया। जब सीआरपीएफ को बोला गया तो सीआरपीएफ ने आके उन लोगों को निकाला, कईयों को संभाला, तब जाके इलेक्शन का सेकंड राउंड चालू हुआ। ये उन्होंने फर्स्ट राउंड में किया, लेकिन जैसे जैसे तीसरा चौथा राउंड पहुंचा है, अब वो सारे के सारे सीट में आगे आने हैं तो दूर की बात हो, दूसरी सीट पे बैठना नहीं चाह रहे हैं, खुद खड़े हो जा रहे हैं सारे के सारे। ये दशा हुई इलेक्शन काउंटिंग के टाइम में। ये ज़बरदस्त हमको देखने को मिला। जो पहले हम लोगों को दूसरे राउंड तक किसी भी लड़के को वहाँ टिकने नहीं देते थे, महिलाओं को टिकने नहीं देते थे, मार धक्का धुक्की घूसा मार के कुछ भी करके वो निकाल दिया करते थे काउंटिंग सेंटर से, इस बार निकाल नहीं पाए किसी को, क्योंकि वो खुद दूसरे या तीसरे राउंड के बाद उनको समझ में आ गया कि हवा कुछ और है, लोगों ने जन आदेश कुछ और दिया है, क्योंकि रुझान दिखना शुरू हो चुका था। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ हुआ। जैसा बोला वैसा ही है यार, क्या बोलेगा। 2021 में जो अकाउंट में था वो तो हम लोग 3-4 राउंड के बाद हमें टिक ही नहीं सका, सब मार के भगा दे वहाँ से। अच्छा, आप लोग 3-4 राउंड बाद चले आते थे तब? चला नहीं आता हूँ, हम लोग मार के भगा देता था। मार के भगा दे रहा है। और उस साल तो ऐसा नियम नहीं था, 100 मीटर के अंदर उसका पार्टी लोग खड़ा नहीं रहता था, एकदम हल्का सामने खड़ा रहता था सब मिल के, और वहाँ से डराता था, गोली करेगा, वो मरेगा, बम मरेगा, ऐसा मरेगा, तो कौन रहेगा वहाँ पर, ये से निकाल दिया। इस साल ऐसा हुआ नहीं, इस साल तो पूरा मजा का बात है, ये लोग लास्ट में खड़ा हो गया था। जब 4 से 5 राउंड हो गया, ये लोग धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया, खुद ही चले जा रहा है। हम लोग तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा भी है, तृणमूल को जो एजेंट लोग है वो लोग डरता था निकलने के लिए, हम सब लोग को वहाँ से निकाला गेट से। क्या निर्देश था ऊपर से जब काउंटिंग चालू हुई, तो निर्देश क्या आया था एक रात पहले कि कुछ भी हो? टेबल छोड़ने जाना मत लास्ट तक। क्या बोला गया? टेबल छोड़ को जाना मत, 16 राउंड गिनना हो पड़ेगा, वो 16 राउंड में रहना है, अगर हारो चाहिए तो 16 राउंड बैठे रहना, बैठा रहना है, टेकल पकड़ के बैठे रहो जब तक खत्म नहीं हो जब तक जाए, खत्म नहीं होगा। बस हाँ वहाँ पे बैठा रहना। हम तो 15 हाँ, राउंड से हिलना हम 15 राउंड गणना किया, उस समय पापी आदि 5023 वोट में लीड था, तो हमारा वो खत्म हो गया। मेरा साथ 15 राउंड का ही कागज था, तो एक राउंड बाकी था 16 राउंड, उसमें 5 दूसरा टेबल में था, तो हम लोग जब निकल गया, जाते जाते जीत गया। 8000 कितना में गए थे, 8800। आखिरी राउंड में निकलते रहते तब तक तो वो जीत गए। जीत तो ऐसे ही किया, और वो लीड बढ़ गया। और क्या क्या निर्देश दिए जाते थे ऊपर से आप लोगों को जब ऊपर? अरे एकदम ऐसा मैं मान ही नहीं सकता बीजेपी में निर्देश न दिए जाते हो। बीजेपी में तो सबसे अधिक अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। और क्या करना है और करने का क्या है? एक तो टाइट निर्देश यही था, टेबल पकड़ के बैठे रहो, मार खाओ जो भी हो, टेबल पकड़ के टेबल छेड़ना मत, बस यही निर्देश था। डंडा अगर मजबूत हो ना, सब सही लाइन में आ जाते हैं। बिल्कुल यही हुआ। सीआरपीएफ ने ठंडा करके रखा, आपका जो सिस्टम था, ऑर्गेनाइजेशन और द प्लानिंग वाज परफेक्ट, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल इंसिडेंट इन होल गल्फ ग्रीन एरिया। लेकिन एक बात बताइए, अब एक छोटा सवाल है जिसपे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, आप भी आ जाइए भैया, आप तो बोले ही नहीं बुद्धि कुछ। तो एक सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे आ जाइए,
बहुत सारा समय से उठ रहा है कि जब से चुनाव का नतीजा आया है, 2 दिन बीत गए, बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि काउंटिंग के समय बीजेपी के जितने काउंटिंग एजेंट्स थे और सीआरपीएफ केंद्रीय वाहिनी ने मिलकर घपला किया, ये आरोप लग रहे हैं। सुना होगा आपने आरोप, ये टीएमसी ने लगाया, ममता बनर्जी ने खुद कहा है, उन्होंने अपनी सीट पर भी लगाया है, कई अन्य सीट पर भी लगाया है, कहा है कम से कम 100 सीटों पे वोट चोरी की गई है। काउंटिंग से टीएमसी के एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया और बीजेपी और सीआरपीएफ के लोगों ने मिलकर धांधली की है, ये ऐसा आरोप लगा है। राहुल गांधी ने भी कहा। हाँ, नहीं, मैं भाई बोला सबने कहा है पर केरला में जो जीता है तब नहीं कहा। यहाँ हुआ है सब घपला किया है, केरला में जीता है नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग वाज फाइन। बात यही है, जहाँ पे जीत जाएंगे तो वहाँ पे कोई सवाल नहीं होता है, जहाँ पे जीतेंगे नहीं तो वो गड़बड़ किया, 100 लीड किया नहीं, 100 खत्म नहीं किया। एक काउंटिंग सेंटर में 10-15 करके सीसीटीवी था, फिर बाहर में वेब कास्टिंग था, तो एक भी फुटेज उन लोग को लेकर ने बोलिए जो कहाँ पे किसी घपला हुआ। ऐसा अगर हो सकता है तो मेरा एक ही बात है, 2021 तक फिर टीएमसी कैसे जीता? फिर तो वही चीज हो सकता था ना, वही बात है। तब अगर उन्होंने भी वही किया होगा, वही किया होगा, यही बात है। वही इतना 2021 साल में तो इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था ना। इस साल जो किया है मोदी जी ने, सेंट्रल फोर्स लगा के, मोदी जी ने लगाया कि ईसीआई ने लगाया है? सेंट्रल फोर्स कमीशन। हाँ, इस साल जो किया है 21 साल में तो नहीं किया, इसलिए चोरी कर लिया दीदी ने 15 साल चोरी करके पेट भर लिया। अभी दीदी का छुट्टी है, दीदी हार के भी बोला हार नहीं हारा। वो जैसे चोरी करके जीतता था, अभी वो समझने लगा हम लोग भी ऐसे ही किया है, यही बात है। यही सोचता अभी है। तक तो जो वो बोल रही है वो खुद करती थी अपने कार्यकर्ता को लेकर। तो कितना केस आता है बलवा का, बमबाजी का कितना केस आता है कोर्ट? बहुत ही नंबर ऑफ। इस बार इस बार एक भी नहीं है, एक भी नहीं आया। नो। पहले जब केस आता था तो कौन केस फाइल करता था? कौन सी पार्टी का लोग केस डालता था किसके खिलाफ? नहीं, ये बिल मैटर होता है मोस्टली। कौन सा बिल मैटर? अच्छा, बिल मैटर मोस्टली होता है, हाँ, तो इसीलिए फ्री सर्विस हम वी आर अपियरिंग एंड कॉन्टेस्टिंग हाँ, एंड टेकिंग बेल, हाँ, ऐसा ऐसा ही होता है। अच्छा। तो पार्टी की तरफ से प्रेशर भी होता था उस समय जब केस आता था ऐसा, तो बमबाजी का? प्रेशर, व्हाट प्रेशर? वी आर डेडिकेटेड, दैट्स व्हाई वी आर अपियरिंग। नहीं, आप अपीयर होते थे अंकल, मैं इसमें नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे मुकदमों में प्रेशर भी तो होता है ना कि भाई बेल नहीं मिलेगी, जगह नहीं, ये बेल मिलना और नहीं मिलना ये टोटली डिपेंड्स अपॉन जज। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गेट देयर बेल, नथिंग मोर। और कुछ आप लोग बताना चाहेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बात हो रही है अब आप लोगों के? मेनली जो बात हो रहा है मैं बोल रहा हूँ, जो मेनली बात हो रहा है अभी का सिचुएशन के वाइज कि दोपहर तक हमारे पास जो कार्यकर्ता आप देख रहे हैं वैसे ही थे, लेकिन अचानक शाम से बहुत बढ़ गया। हम मतलब हमको मालूम भी नहीं है, मतलब वो ये लोग कहाँ से आए हैं। अभी सब बीजेपी का सपोर्टर हो गया और ये लोग हिंसा कर रहे हैं, और ताकि आप टीएमसी वाला बीजेपी में चला गया। एग्जैक्टली वो लोग आ रहा है और हमारे नाम लेकर, हमारा झंडा लेकर वो अपना ही पार्टी ऑफिस तोड़ रहा है, इसको मार रहा है। ये जो बीजेपी का कल्चर नहीं है वही हो रहा है अभी, तो इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आप कह रहे हो टीएमसी वाले ही झंडा बीजेपी का पकड़ के अपना ही ऑफिस फोड़ रहे हैं? ऑफिस भाग रहे हैं। उन लोगों का दो दल हो गया शायद, ठीक है। यहाँ जब वो हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, 30 जने 40 जने, इससे ज़्यादा बंदे थे नहीं। अब देखिए जब प्रोसेशन हो रहा है 1000-2000, ये कहाँ से आए? ये भी तो हो सकता है ना कि लोगों के अंदर भी हिम्मत आई हो कि भाई बीजेपी जीत गई, लोग शांत रहते थे पहले, बीजेपी का वोटर तो डरता था ना। थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं है। ये लोग कोई भी काम के लिए हम लोग को ढूंढना पड़ता है कि बंदे कहाँ हैं। अब देखिए जब सब लग गए हैं, सब लग गए झंडा लेके, अब ये कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है बताना बड़ा मुश्किल। इतना भीड़ हो गया है कि पता लगाना मुश्किल हो गया है। सभी भी अभी जिसको पूछिएगा सब बीजेपी, क्योंकि जब मैंने पूरा चुनाव कवर कर लिया तो मुझे किसी गाड़ी किसी बाइक के ऊपर बीजेपी का झंडा नहीं दिखा, और अब देखा ऑटो के ऊपर भी झंडा है, बाइक के ऊपर भी झंडा है। हाँ, मैंने आइडेंटिफाई भी किया है। इलेक्शन का रिजल्ट निकला है तो उसके लगभग 11:30-12 बजे के आसपास हम कैंडिडेट के घर पहुंच रहे हैं,
तो हम लोग जब काम करते थे तो हमारे पास मुश्किल से संख्या 50 से 100 बंदों की हुआ करती थी कि अपना टाइम मैनेज करके किस तरह से हम लोग डोर टू डोर से लेके सब कुछ कर रहे थे, कैंपेन भी कर रहे थे। उस दिन रात को पहुंच के मैं सिर्फ देख रहा हूँ, अरे ज़्यादा फोटो लेना, ज़्यादा फोटो लेना। अरे यार हो कौन पहले ये तो बताओ। और जिसमें से कुछ फेस देख रहे हैं, अरे ये तो टीएमसी कर रहा था कल तक। अरे ना दादा हम बीजेपी करता हम। अरे यार तो कब बीजेपी करता था? अरे नहीं दादा हम बीजेपी करते थे। आके झंडा लेके वहां से हमारे पार्टी ऑफिस का झंडा तोड़ के हाथ पे लेके झंडा लेके खड़े हो गए। ये कोई भाजपा वाले नहीं है जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं, वो सारे के सारे ये रंग बदलने वाले हैं। जो 2011 में सीपीएम छोड़ के जो रातों रात तृणमूल बने थे, वही पूरा का पूरा हरमाद वाहिनी रातों रात वही सेम रिपीट 11 करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाजपा इसके लिए अलर्ट है। राज्य से, केंद्र से हमारा निर्देश है, अब कोई भी ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता हम ज्वाइनिंग में नहीं लेंगे, किसी को भी नहीं लेंगे आने वाले 1 साल तक। अभी हमारा जो कार्यकर्ता है वो संगठन को अपने तरीके से चलाएगा, अपना पूरा संगठन का काम देखेगा। जो सोच रहे हैं कि हम आज रंग बदल के हम इधर आके बैठ जाएंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तक लोग बताए नहीं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अब क्या बात हो रही है इधर बीच? मेरी यही बात हो रहा है, यही सब बातें हो रहा है, वही मैं आपको बोला। कोई हिंसा कोई नहीं, हिंसा नहीं होगा और ये स्ट्रिक्ट बार-बार इसका ख्याल रखना है आप लोग। करता है, बार-बार एक ही बात है। वही है, जैसे जैसे आपका जो कौन सी विजय मिছিল निकालना है, कब निकालना है, कितना में, वही बात चल रही है व्हाट्सएप में, और कुछ नहीं। डिसएडवांटेज था डर, वो खत्म हो जाएगा। बंगाल में जो डर जो है ना, मोदी जी ने भी बोला ना, डर मुक्त बंगाल। बंगाल में लास्ट 50 साल में एक भी बॉडी नहीं पड़ा इस इलेक्शन में। 93% हिस्टोरिकल रिकॉर्ड द लास्ट 50 ईयर्स, 93% पोलिंग हुआ था। इस एरिया में कोई बंदा नहीं कह सकता जो वोट नहीं डाला। मेरा बूथ में 5 व्हील चेयर में वोट दिया, व्हील चेयर में मैं आप स्टैंड हो गया। मैं अंकल आपको कह दें, जैसे सेंट्रल पोर्ट से पूरा पोलिंग लोगों ने एवं बीजेपी हम लोग का बहुत हमरी रिलेशन था, ऐसा नहीं था। अंदर भी बहुत अच्छा, चाय पिलाया उन लोग, हम लोग चले। अचानक एकदम ही राश हो गया। हम लोग कुछ कर रहे, गेरुआ रंग लगा के, झंडा लगा के तोड़ रहा है पार्टी। स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया, मैं पर्सनली नाम नहीं बताऊंगा, स्ट्रिक्टली बोल दे कोई बंदा का एक भी अटैक हो जाएगा, पुलिस विल टेक एक्शन, नो विल बी मर्सी। एक भी कर सकता है। भय मुक्त बंगाल चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होता यहाँ, किस लिए डर दिए। पैसा आएगा तो तोलाबाजी शुरू होगा। बिजनेस करना है तो तोलाबाजी नहीं करना। हम लोग ये डेडिकेटेड है, सिपाही है मोदी जी का। हमारा श्रमिक जी ने जो बोला एकदम पाई टू पाई काम कर रहा हूँ। इन लोग सुबह से दल रहा है, हम लोग भी दौड़ रहे हैं। किसी भी कार्यकर्ता को चमका भी गया ना, धमकी देगा, उसी घर पे जाऊंगा। आज कम से कम 20-25 आदमी को बोला घूमो, देखता हूँ कौन आपको किसी नहीं करे। शांत हो गया, माहौल सही चाहिए। ठीक। तो ये थे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी का काम ऐसे चलता है, तब एक राज्य जीता जाता है। टीएमसी भी एक समय पे एक मॉडल टीएमसी ने अपनाया होगा, इसी वजह से 2011 में वो जीत कर आए थे। अब शायद वो मॉडल काम नहीं कर रहा होगा, इस वजह से उनको हटाया गया। हालांकि टीएमसी के अपने आरोप भी हैं, जिन पर हमने इन लोगों से बातचीत भी की। वोट चोरी, ईवीएम हैक जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से भी। न्यायालय जाने की भी बातें शुरू हो चुकी हैं, वो सब जब होगा तब देखा जाएगा। बहरहाल हमारी रिपोर्टिंग चलती रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।